हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विथ अमित पर। ट्री 4 का नोटिफिकेशन आ गया है। 1 सितंबर से फॉर्म फिलअप भी होना है। तो प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए हैं ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 और स्टेट के, उसमें जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है जिसमें जितने भी स्टेट हुए हैं और पीपीएससी के जो भी तीनों एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें जो ज्योमेट्री का पार्ट है उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और ज्योमेट्री जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खासकर 19th का जो एग्ज़ाम है जो होता है ट्री का, उसमें निश्चित है कि ज्योमेट्री के 5-6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार के पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज में कम से कम डॉट डॉट न्यून कोण होते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम डॉट डॉट न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होते हैं? तो कोण के आधार पर आप 3 तरह के त्रिभुज के बारे में जानते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या हो, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा। तो जब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तब बाकी दो कोण निश्चित है 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। और जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें कितने न्यून कोण है? दो। इसी तरह समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा कि एक कोण समकोण होता है तो बाकी दूसरा दो जो होता है वो 90 से छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसमें अगर एक 90 हो गया तो बाकी दो तो 90 से छोटा ही होगा। तो इसमें भी कितने न्यून कोण है? दो न्यून कोण। और तीसरा होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों का तीनों क्या हो, न्यून कोण हो। तीनों का तीनों न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, तो इसमें 3 न्यून कोण होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो आप देख रहे हो कि कम से कम 2 न्यून कोण हो सकता है, अधिक से अधिक 3 और कम से कम 2। 2 से कम न्यून कोण नहीं हो सकता। तो ये पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के डॉट डॉट के बराबर होता है। तो जब भी किसी त्रिभुज का एक भुजा हम लोग बढ़ाते हैं ए बी सी, और ये बी सी बढ़ा दिए मान लीजिए डी तक, तो यहाँ पर एक कोण बनता है। इसी कोण को बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, और इस बाह्य कोण के लिए या बहिष्ठ कोण के लिए इसके सामने वाले जो दोनों कोण हैं यानी एंगल ए और एंगल बी, ये कहलाता है अंतः अभिमुख कोण या अभिमुख अंतः कोण। ठीक है, तो बहिष्ठ कोण जो होता है इन दोनों अंतःविमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी एंगल ए सी डी जो है वो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के बराबर होता है। तो बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण अपने अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी भी भुजा को बढ़ाएंगे तो बहिष्ठ कोण बनेगा। और इस मान लीजिए ए बी को बढ़ा दिए तो यहाँ जो ये बहिष्ठ कोण बना एंगल ए और एंगल सी के योग के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज के लिए डॉट डॉट संभव है। दो अधिक कोण हो सकता है क्या? दो अधिक कोण मतलब दो कोण 90 से बड़ा, तो दुइयों मिलकर 180 से बड़ा हो जाएगा। तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण, तो दो समकोण मतलब दो 90-90 का हो जाएगा, तो यही 280 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो तीसरा कहाँ जाएगा? दो न्यून कोण। अभी देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा संभव है क्या? तीनों अगर 60-60 होगा तो 180 हो जाएगा, 60 से बड़ा होगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 392 वर्ग सेंटीमीटर और 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो संगत भुजाओं ए बी और डी ई का अनुपात डॉट डॉट होगा। देखिए, समरूप त्रिभुज का मतलब होता है रूप में समान। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ के। तो दो समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, थ्योरम क्या है
कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। कहने का मतलब अगर इसका हम ए बी भुजा ले तो इसका डीई का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा बीसी और ईएफ के रेशियो के, और ये बराबर होगा एसी और ईएफ के रेशियो। यानी ए बी बाई डीई बराबर होगा बीसी बाई ईएफ बराबर होगा एसी बाई ईएफ के। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, यानी दो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी ए बी बाई डी का स्क्वायर लिखिए, या बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर लिखिए, या ए सी बाई ई एफ का स्क्वायर। यहाँ डीई ई एफ और यहाँ पे क्या है? डी एफ हो जाएगा ना, ई एफ डी एफ, यानी डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो जो जरूरत हो उसके हिसाब से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमें दोनों त्रिभुज का मान दिया, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, और ए बी और डी का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है? 392। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ है कितना? 200। बराबर हमें ए बी और डी चाहिए, तो ए बी बाई डी का स्क्वायर। कट जाएगा ये कितना से? 8 से कटेगा कि 25 अठे 200 और 8 शक 32, 8 नाम 72। ठीक है, ये 25 8 से काटे ना 25 बार, यानी ए बी बाई डीई हो जाएगा √49/25, यानी 7/5, यानी 7:5। तो ए बी और डी का अनुपात क्या है? 7:5, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, दो समरूप त्रिभुज के भुज संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, और जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का खास बात क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। तो अगर कोई समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है, मतलब वृत्त इसके अंदर है, तभी तो इसकी चारों भुजाएं वृत्त को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। ठीक है, ये और ये तभी हो सकता है, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब हुआ कि ए बी समांतर है डीसी के, साथ ही साथ ए बी बराबर है डीसी के, और ए डी समांतर है बीसी के, साथ ही साथ ए डी बराबर है बीसी के। ठीक है, ए डी बराबर है डीसी के। तो ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। और अगर कोई सर्कल इसको चारों भुजा को टच कर रहा है तो ये तभी और तभी संभव है जब ए बी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर बी सी, यानी चारों का चारों भुजा समांतर चतुर्भुज का बराबर हो, तभी उसके अंदर से कोई सर्कल उसको चारों तरफ से टच करेगा। प्रूव भी कर सकते हो आप इसको, है ना। ये जो होता है, एक बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है, यानी ये वाला पार्ट x है तो ये x है, ये y है तो ये y है, ये z है तो ये z है, और ये मान लीजिए p है तो p है। तो आप इस वाला थ्योरम का प्रयोग करके इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि किसी समांतर चतुर्भुज में अगर कोई वृत्त अंदर से चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो वो चारों भुजाएं बराबर होंगी, और वैसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज ही तो है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अब वही अगर चारों भुजा बराबर हो जाए तो वही समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है? समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है तो उसका सम्मुख कोण का मान क्या होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो अभी जो हम लोग देखे कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों, अभी भुजा टच कर रहा था ना, अगर चारों शीर्ष वृत्त पर हो, ये एक वृत्त बनाया और ये एक चतुर्भुज बना दिया इसके अंदर, तो देखिए इसका चारों शीर्ष क्या है, वृत्त पर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष कहाँ हो, एक वृत्त पर हो, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का गुण है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आमने का सामने के कोण मतलब सम्मुख कोण, यानी एंगल ए और एंगल सी मिलकर कितना होगा, 180, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा, 180। तो वही कह रहा है कि एक कोण 70 है तो उसका सामने वाला सम्मुख कोण कितना होगा, 70 प्लस कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 110, यानी सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 110। ऑप्शन नंबर डी। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि वृत्त COR में जीवा AB का मध्य बिंदु P है तो एंगल OPA का माप। ये देखिए वृत्त इस तरह से लिखने का वृत्त का तरीका है, इसका मतलब हुआ कि उस वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, एक जीवा AB है और इस AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है कि P है, मध्य बिंदु क्या है, P। तो एंगल OPA, एंगल OPA यानी ये वाला एंगल चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक थ्योरम है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और आपको पहले दे रखा है कि ये P क्या है, ये P इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये भाग क्या है, बराबर है, AP बराबर PB है। तो जब यहाँ से हम इसको डालेंगे तो ये दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब OP लंब होगा किस पर, AB पर। क्यों, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। और थ्योरम क्या कहता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो उल्टा बोलिए कि अगर केंद्र से कोई रेखाखंड अगर जीवा पर पड़ रहा है और वो जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब वो जीवा पर क्या होगा, लंब होगा। तो एंगल OPA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दी गई आकृति में PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि एंगल APB बराबर 50 डिग्री, तो एंगल AOB का बराबर है। ठीक है, तो किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, PA और PB। सबको पता होना चाहिए कि PA और PB क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी वृत्त से एक बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं वो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। जैसे एक स्पर्श रेखा यहाँ से हम खींचे, ठीक है, और यहाँ से त्रिज्या मिला दे तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये कोण आपको पता है कि ये पूरा जो कोण है ये कितना, 90। इसी तरह ये पूरा कोण कितना है, 90। किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360। अब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये दो 90 हो गया, तो 90 90 180, तो बच गया दो कोण, ये वाला जो 50 दिया हुआ है और एंगल AOB। बीच का रेखाखंड आप भूल जाइए, ठीक है, ये बीच वाला जो है इसको हम मिटा देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक चतुर्भुज बन गया, एंगल PAOB एक चतुर्भुज है जिसमें ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180। 180 तो ये दोनों हो गया। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा बाहर से खींची जाती है तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये जो केंद्र पर कोण बनता है, इसका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, याद रखिएगा। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है।
तो ये 50 तो ये 130। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची जाती है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो हम लोगों को दो स्पर्श रेखा खींचनी है, सॉरी, जो कितना डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर। ये P है, ये A है, ये B है, यहाँ से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। ठीक है, ये 60 है तो आप ये एंगल 120 बता ही सकते हो, लेकिन हमें बताना है दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इससे इसको मिला दिए। ठीक है, P से O को मिला दिए। त्रिज्या दिया हुआ है 3। अच्छा, ये 60 है और जब मिलाएंगे तो ये जो एंगल है ये समद्विभाजित होता है, हमेशा याद रखिएगा, और यहाँ का भी एंगल समद्विभाजित होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक त्रिभुज आप देख लीजिए एपीओ, इसमें ये 29 डिग्री पता है और ये भुजा एओ पता है 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है पीए, यही ना स्पर्श रेखा है, पीए ही है स्पर्श रेखा है, इसी की लंबाई निकालनी है। तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, एक ट्रिगो में पढ़ा होगा, tan 30 का मान होता है कितना, tan 30 का मान होता है 1/√2, सॉरी 1/√3। तो लंब हो गया एक, तो सामने वाला लंब एक, और ये आपका हो गया कितना, √3। और कर्ण भी बता सकते हो कितना, 2। तो हमें कर्ण से लेना देना नहीं है। अब एक का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। एक का वैल्यू कितना, 3 सेंटीमीटर। आपको स्पर्श रेखा का लंबाई बताना है, यानी √3 का वैल्यू बताना है। तो एक का 3 तो √3 का कितना हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, बात आई समझ में? नहीं आए तो ऐसे समझ लीजिए, अलग ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पर 90 है, 90 किस पर है, ए पर, तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, और ये आपका पी हो गया। ठीक है, पी पर 30 डिग्री का कोण है, ये 3 दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, पीए निकालना है। ठीक है, ये पी है, पीए निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कितना है, एओ, या 3 डायरेक्ट लिख लीजिए, और आधार कितना हो जाएगा, पीए या एपी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर 3 बटा एपी। तो यहाँ से एपी का वैल्यू आ गया 3√3। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें समय लग जाएगा ज्यादा। ट्रिगो में यूनिट के बेस पर आपको सीखना है। 3√3 ऑप्शन नंबर डी। चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 के अनुपात में है, तो कोण, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है कितना, 360। एक है 4 यूनिट, 5 9 यूनिट, 9 8 10 19 और 11 30 यूनिट टोटल योग आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री। तो 30 से कट जाएगा 12 बार में, तो 1 यूनिट हो गया 12 डिग्री, 1 यूनिट 12 डिग्री। तो 4 यूनिट 12 × 48, 5 यूनिट 12 × 25 60, 10 यूनिट 12 × 2 120, और 11 यूनिट तो 11 × 12 132 डिग्री। तो 48 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 132। 48 60 120 132 ऑप्शन नंबर बी। एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात के अनुसार में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींची जाती है ताकि एंगल BAX एक न्यून कोण हो, और फिर किरण AX पर समान दूरी पर बिंदु इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि उन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए, किसी भी रेखाखंड को कैसे विभाजित करते थे, याद कीजिए 9th-10th क्लास में जो कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट होता था, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, उसमें रेखाखंड AB बनाते थे, तो इसको 5:7 में कैसे विभाजित करते थे, ए से न्यून कोण लेते हुए एक रेखा खींचते थे, एक किरण खींचते थे ना, एक किरण खींच देते थे AX, और जिस अनुपात में बांटना है, जैसे 5 और 7 में बांटना है, तो 5 और 7 मिलाकर कितना, 12 डिवाइडर रखते थे यहाँ पे, और 12 बराबर बराबर भाग बनाते थे। 4 हो गए ना, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे, ऐसे इस पर 12 बिंदु हम लोग बनाते थे, और उसके बाद लास्ट वाला को इसे मिला देते थे, और यहाँ से जो कितना है आपका 7 है ना, 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 7,
और स्केल रख के इसके समांतर इसको एक रेखा खींच देते थे यहाँ पे C, तो ये बन गया 5:7। एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन भावनाओं को समझिए, इस तरह से बनाते थे। तो इसके लिए हमें कितना बिंदु बनाना होता था, तो जितना रेशियो दिया है हुआ है दोनों को जोड़ लीजिए। 5:7 है तो 7 और 5 कितना हो गया 12। हमें कितने बिंदु बनाने होंगे, 12 बिंदु बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर डी। बारह नंबर कह रहा है ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ है। तो ये तो जनरल नॉलेज का प्रश्न हो गया ना, ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ। अब सामवेद और अर्थशास्त्र तो एक सब्जेक्ट हो गया ना, सामवेद के बारे में भी आपको जानकारी है कि एक वही वेद का पार्ट है। तो सुलभा सूत्र जो है, या इसको सुलभ सूत्र भी कहा जाता है, सुलभ सूत्र, ठीक है। सुलभ का ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है डोरी या रस्सी की माप, डोरी की माप। तो सुलभ सूत्र या सुलभ सूत्र संस्कृत में लिखी हुई एक ग्रंथ है जो कि प्राचीन भारतीय ज्यामिति से संबंधित है, और इसमें गणित के जो है गणित के बारे में चर्चा की गई है, खासकर ज्योमेट्री ज्यामिति के बारे में, ठीक है। तो सुलभ सूत्र एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें प्राचीन भारतीय ज्यामिति और गणित के बारे में बताया गया है। और सुलभ एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब डोरी या रस्सी की माप होती है, और इसमें जो है प्राचीन भारतीय ज्यामिति के बारे में चर्चा है, दिशा के बारे में चर्चा है, दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में भी इसमें चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ सुलभ सूत्र, या कहीं कहीं सुलभ सूत्र भी आपको देखने को मिलेगा। सरल रेखा होती है। अब देखिए, जो चीजें जो हैं हम लोग जो पढ़ते हैं जियोमेट्री में, उसमें बहुत तरह की आकृति होती है, 1 विमीय, 2 विमीय और 3 विमीय, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो ये डायमेंशन क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ लंबाई हो या सिर्फ चौड़ाई हो तो वो 1 डायमेंशन का, जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई हो तो 2 डायमेंशन का, और जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, ठीक है। तो रेखा जो है, रेखा जब हम रेखा खींचते हैं तो वो एक ही प्रकार का लंबाई सिर्फ लेता है, चौड़ाई तो इसमें होती नहीं है। तो रेखा जो होती है वो क्या होती है, एक विमीय। रेखा क्या होती है, एक विमीय। रेखा हो, रेखाखंड हो, किरण हो, ये सब क्या होता है, एक विमीय होता है। लेकिन समतल है, ये जैसे समतल है तो इसमें समतल में क्या होगा, लंबाई भी चौड़ाई भी। त्रिभुज जो आप बनाते हो, वृत्त बनाते हो, ये सब 2 डायमेंशन है। लेकिन फिर शंकु पढ़ते हो, गोला पढ़ते हो तो उसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब आ जाता है, तो वो 3 डायमेंशन होता है, ठीक है ना। अगर इसमें आगे क्वेश्चन आएगा बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या है, तो बिंदु में न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, तो बिंदु विमाहीन होता है, डायमेंशनलेस, ठीक है। बिंदु का कोई डायमेंशन नहीं होता है, याद रखिएगा। 14 नंबर, एक समतल के पास विमाएं होती है। अभी बताएं, समतल 2 डायमेंशन होता है क्योंकि समतल में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तो 2 डायमेंशनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें किसका विस्तार अनंत है, अनंत तक। तो रेखा भी अनंत तक जा सकता है और समतल भी अनंत तक जा सकता है ना, समतल भी अनंत तक। पृथ्वी एक समतल है, कहाँ तक है, अनंत तक। पृथ्वी का पूरा भाग वो समतल नहीं है, पृथ्वी का जो सतह है वो तो समतल है ना, ठीक है। तो समतल भी अनंत तक जा सकती हैं, तो रेखाएं और समतल का विस्तार कहाँ तक है, अनंत तक है, ऑप्शन नंबर सी। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो क्या कहलाता है, तो जब रेखा पर हम 2 अंत बिंदु फिक्स कर दे तो यही क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ठीक है। कब, जब दोनों अंत बिंदु फिक्स हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। 2 या 2 अधिक एक तलीय रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है। 2 या 2 से अधिक रेखा को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो इसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। काटने वाले रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक रेखा को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो उस काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, एक दिया है 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4, तो 2 3 5 और 4 9 यूनिट टोटल योग आ रहा है। हम जानते हैं कि कितना योग होता है, 180 डिग्री,
तो 1 यूनिट 9 से 20 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट 20 डिग्री है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग, तो सबसे बड़ा छोटा कौन हो जाएगा 2 यूनिट, और सबसे बड़ा 4 यूनिट। तो 2 यूनिट और 4 यूनिट कितना हो जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट 120, तो 6 यूनिट 1 यूनिट 20, तो 6 यूनिट 120 डिग्री। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या हो। जब भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कॉमन पॉइंट दोनों का क्या होगा, एक ही होगा ना, जहां पे काटता है वही तो एक कॉमन पॉइंट होगा। तो दो प्रतिच्छेदी यानी दो काटने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा के लिए जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु होता है वो एक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उस एक की पहचान कीजिए जो दो त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता का मानदंड नहीं है। दो त्रिभुज सर्वांगक्षम का मतलब होता है सभी अंगों में समान। दो त्रिभुज सर्वांगक्षम, सर्वांगक्षम को ऐसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांगक्षम है, तो दो बराबर का चिन्ह और एक इस तरह का चिन्ह। और समरूपता और सर्वांगक्षमता में हमेशा कंफ्यूजन होता है। समरूप का मतलब है दिखने में समान, रूप में समान हो, आकार में समान नहीं हो। और सर्वांगक्षम मतलब सभी अंगों में समान हो, ए टू जेड, सारा कोण सारा भुजा सब कुछ बराबर हो। ठीक है, और समरूप मतलब वो दिखने में समान हो, आकार में समान ना हो, बड़ा छोटा हो। जैसे ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, दिखने में समान है लेकिन आकार अलग अलग है, तो ये समरूप हो गया। लेकिन इसी के आकार का अगर दूसरा वृत्त बना दे तो वो सर्वांगक्षम हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगक्षम का मतलब सभी अंगों में समान। और इसके लिए बहुत सारे थ्योरम है, क्या क्या है, एस 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 यानी साइड साइड साइड, तीनों का तीनों साइड बराबर हो तो सर्वांगक्षम। एस ए एस, दो साइड और उसके बीच का जो कोण है वो बराबर हो तो सर्वांगक्षम। ए ए एस, दो कोण और बगल वाली भुजा बराबर हो तो सर्वांगक्षम। उसके बाद आपके हो गया क्या, ए एस ए, दो कोण और उसके बीच का भुजा ये अगर बराबर है तो भी सर्वांगक्षम हो गया। और एक आपका होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड यानी ये आपका राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और एक साइड बराबर हो, एक साइड किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, यानी दूसरा त्रिभुज ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और ये एक साइड, ये अगर बराबर हो तो भी ये क्या होते हैं सर्वांगक्षम। तो आरएचएस होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो देखिए इसमें एस ए एस होगा, ए एस होगा, ए एस ए होगा, एल एच एस नहीं होता है, ये आर एच एस होता है। और ये एल एच एस आर एच एस वो वाला बराबर वाला नहीं है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नहीं। यहाँ आर एच एस का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा मानदंड वो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। वृत्त COR में जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, OP लंब डाला गया है तो AP बराबर 8 सेंटीमीटर डॉट डॉट सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, जीवा AB 8 सेंटीमीटर है, जीवा AB 8 सेंटीमीटर है, OP लंब डाला गया है, OP लंब डाला गया है, तो AP का लंबाई अभी बताएं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये पूरा 8 है, AB 8 है, तो ये और ये कितना 4 4 हो जाएगा, यानी AP बराबर PB बराबर कितना 4, यानी AP की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। वृत्त COR में जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर और OL OM क्रमशः उन पर लंब है तो डॉट डॉट संबंध सत्य है। देखिए ये हो गया एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, दो जीवा है, एक है 8 का और एक 6 का, तो ये AB हो गया, AB हो गया 8 का और ये DE हो गया 6 का। अब एक बात समझिए, जो जीवा केंद्र के पास होगा उसकी लंबाई ज्यादा होगी, उल्टा बोलिए, जो जीवा की लंबाई ज्यादा होगी वो केंद्र के पास होगा। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी डालें जो कि इस पर लंब होगा
तो वो आपको दिया हुआ है OL, और यहाँ से यहाँ इस पर जो लंब डाला गया है ये बिंदु है सेंटर O, ये दिया हुआ है OL। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि ये OL है पहला वाला ना, दूसरा वाला OM है। OM, आप हमें बताइए कि OL बड़ा होगा या OM बड़ा होगा? तो सेंटर से दूर कौन होगा ये पहले डिसाइड करिए। AB जीवा सेंटर से दूर होगा कि DE जीवा सेंटर से दूर होगा? निश्चित है कि DE छोटा है, और जो जीवा जितना छोटा होगा सेंटर से वो उतना दूर होगा। तो AB 8 सेंटीमीटर का है, DE 6 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब DE सेंटर से दूर होगा, और DE सेंटर से दूर होगा मतलब OM बड़ा होगा और OL छोटा होगा। इसी को उल्टा करके लिख लीजिए, OL छोटा है OM से या OM बड़ा है OL से। ठीक है, बात आ रही समझ में कि जीवा जितना बड़ा सेंटर से दूरी उतनी कम, जीवा की लंबाई जितनी छोटी सेंटर से दूरी उतना ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर है ना, 22 के बाद 23। त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के यदि CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DA बराबर 1। किसी त्रिभुज ABC में DE AB के समांतर दिया हुआ ना, तो AB इसको मान लेते हैं, AB और ये C, और DE जो है DE वो समांतर है किसके? AB के, यानी ये और ये समांतर है। तो अब ये चीज समझना, जब ऐसे हम लोग इसको काटते हैं तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होता है, और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? मान लीजिए ये L है और ये M है, तो L अगर समांतर है M के तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको यहाँ दे रखा है कि DE जो है वो समांतर है AB के, तो एंगल D यहाँ वाला और ये एंगल क्या होगा? संगत कोण बराबर। उसी तरफ इधर देखिए, ये कोण एंगल E और एंगल B, ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, ये भी संगत कोण है। और जब त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यानी यहाँ पर जो आपका त्रिभुज DCE जो है वो समरूप हो जाएगा किसके? ACB के। ACB के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज DCE और त्रिभुज ACB क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएंगे। तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो छोटकू का अगर हम लोग, ये छोटका के इस कोण के सामने अगर हम लोग क्या ले लें? C, या इस कोण के सामने अगर हम DC लेते हैं, इसका DC, तो बड़कू का हमें क्या लेना होगा? AC। अगर इसका CE लेते हैं, इसका CE लेते हैं, तो बड़कू का हमें BC लेना पड़ेगा। और छोटकू का अगर DE लेते हैं, छोटकू का DE लेते हैं, तो बड़कू का हमें AB लेना होगा। ठीक है, ये बात जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बात आ गई समझ में? अब हमें DE और AB से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें CD, EC और BE दिया हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, इसको AC बाई DC बराबर BC बाई CE लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं रेशियो को, और दोनों से हम एक घटा दें, दोनों से हम एक घटा दें, यानी AC बाई DC -1 बराबर BC बाई CE, और इसमें से भी -1 कर दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? AC माइनस DC बटा DC बराबर BC माइनस CE बटा CE। ठीक है, अब देखिए ये पूरा AC है आपका, और उस AC में से अगर हम DC घटा दे तो क्या बचेगा? AD बचेगा क्या? अगर AC में से DC घटा दे तो क्या बचेगा? AD। तो इसको लिख सकते हैं AD और बटा में ये DC, और BC में से ये पूरा BC है, उसमें से CE घटा देंगे तो क्या बचेगा? BE बचेगा, BE और बटा में CE, और इसी को कल्टी कर दे तो ये आपका आ जाएगा DC बाई AD बराबर CE बाई BE। ये रेशो याद रखिएगा, जब भी किसी त्रिभुज में अगर आपको कोई समांतर रेखा दे दे, किसी भुजा के समांतर दे दे, तो याद रखिएगा ऊपर वाला इसका रेशियो, ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, और ये a है और ये b है, तो x बटा y बराबर होगा a बटा b के, ये ध्यान रखिएगा। यानी DC बाई AD बराबर CE बाई BE। ठीक, अब देखिए इसी में आपको क्या क्या दे रखा है।
आपको दे रखा है CD कहिए DC कहिए, एक ही बात है। 3 AD नहीं पता, निकालना है। AD या DA कहिए, एक ही बात है, निकालना है। CE या EC दिया हुआ है 4 और BE दिया हुआ है 6। तो यहाँ से ये 2 से 3 बार में 3 दिया 9/2, 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझाने के लिए कहे हैं, बाकी हम डायरेक्ट कह देते हैं कि देखो इस त्रिभुज में ऐसा ऐसा होता है। अब आपको याद रखेगा कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे हम यहाँ पे ABC और BC के समांतर अगर हम DE लिख दें, तो आप इसको देख के कहिएगा कि AD/BD बराबर होगा AE/CE। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C। रिक्त स्थान को भरें। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज ... होगा। एक कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर है तो ये तो समकोण त्रिभुज में ही हो सकता है। ये किसमें होता है? समकोण त्रिभुज ना। ये अगर 90 डिग्री है तो बाकी दो मिलकर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो एक कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर है तो ये तभी संभव है जब वो त्रिभुज समकोण होगा। ऑप्शन नंबर ए। दी गई आकृति में त्रिभुज BDE के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण आपको दिया हुआ है 70, ये कोण दिया हुआ है 60। तो बाकी बीच का कोण तो आप बता ही सकते हो, ये पूरा का पूरा 180 होता है, उसमें ये 60 और 75 है, तो बीच में कितना बच गया? 60 और 75 135, तो ये बच गया 45। क्या बच गया? 45। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जैसे ये स्पर्श रेखा है और ये एक जीवा है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच अगर मान लीजिए थीटा कोण बनता है तो इस जीवा के कारण एकांतर खंड में बना कोण भी थीटा होगा। यानी ये जीवा के कारण इस जीवा को अगर मिला दे तो दूसरे खंड में ये जो कोण बनेगा ये भी क्या होगा? थीटा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी देखिए यहाँ पे इस वाले जीवा को देखिए, BD जीवा स्पर्श रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस BD जीवा के कारण एकांतर खंड में बना कोण एंगल E पर बन रहा है, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। इसी तरह देखिए ये जो आपका जीवा क्या है? BE जो है स्पर्श रेखा के साथ कितना? 75 का कोण बना रहा है, तो इसके कारण एकांतर खंड में ये कोण बन रहा है, ये भी कितना होगा? 75। त्रिभुज का तीनों कोण कितना कितना होगा? 45, 60 और 75। 45, 60, 75 या 45, 75, 60 एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। इसमें लगभग 200, 210 या 20 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आशा करते हैं जो भी पढ़ाएं वो समझ में आपको आ रहा होगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।